नमस्कार दोस्तों, जीएलसी आईएएस संस्था के इस ऑनलाइन मंच पर मैं संदीप चतुर्वेदी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे और ऊर्जावान होंगे। आज से हम लोग एमपीपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र क्रमांक 4 अर्थात दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन विषय को आरंभ करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा ये जो पेपर है, ये कौन सा पेपर है? एमपीपीएससी मेंस का चौथा पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा चौथे नंबर का पेपर होता है, बेसिकली ये कोई एक विषय नहीं है। इसमें बहुत सारे विषयों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। उसके बाद एक नया विषय बनाया गया है। क्लियर हो गया है? अब यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर 3 टॉपिक शामिल हैं। यहाँ पर पहला हमारा क्या लिखा हुआ है? दर्शन शास्त्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पहला हमारा यहाँ पर दर्शन शास्त्र लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ हाईलाइट हो रहा वो क्या है? मनोविज्ञान। और तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर क्या है? लोक प्रशासन है। क्लियर हो गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा ये जो विषय आगे जो दिशा निर्देशित होगा वो कैसे होगा? दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के कंटेक्स्ट में ही क्या होगा? आगे बढ़ेगा। क्लियर हो गया है? अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो हमारा विषय है, इस विषय में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया हुआ है। इसमें जो इकाइयों में इसको 5 इकाइयों में बांटा हुआ है, आखिर उन 5 इकाइयों में कौन कौन से टॉपिक को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहले यहां पर इकाई 1 के बारे में हम बात कर लेते हैं। इकाई 1 का जो सबसे पहला जो पॉइंट आप यहां देख पा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक। क्या लिखा हुआ है? दार्शनिक, क्या लिखा हुआ है? दार्शनिक, विचारक, समाज सुधारक। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमारी यूनिट रहेगी, किसकी रहेगी? थिंकर्स वाली रहेगी। ठीक है, अब यहां आपको ध्यान रखना है कि ये जो थिंकर्स वाला जो हमारा इकाई है, पूरा जो यूनिट है, इसमें भी कई सारे थिंकर्स अलग अलग तरीके से डिवाइडेड हैं। कैसे? मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये जो हमारे 3 थिंकर्स हैं, बेसिकली ये कौन से थिंकर्स हैं? वेस्टर्न है ये। ठीक है, ये हमारे क्या है? पाश्चात्य दार्शनिक हैं, मतलब विदेशी दार्शनिक हैं। क्लियर हो गया है? अब सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ने कौन कौन से विचार दर्शन के क्षेत्र में दिए हुए हैं, उसके बारे में हम यहां पर समझने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि पाश्चात्य दार्शनिक में यहां पर सुकरात, प्लेटो और अरस्तु को शामिल किया हुआ है। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो पहले जो पुराना पाठ्यक्रम था, बेसिकली उसमें सुकरात शामिल नहीं था। यद्यपि हम लोग प्लेटो और अरस्तु को पढ़ने के लिए सुकरात की जो बुनियादी अवधारणाएं होती थी उसको हम निश्चित तौर पर क्या करते थे? पढ़ते थे। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है? सुकरात को डायरेक्ट यहां पर मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब हम यहां से आगे चलते हैं। इसके बाद यहां पर ये जो महावीर लिखा हुआ है, महावीर से लेकर यहां लिखा हुआ है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो महावीर से लेकर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो हमारे टाइटल दिए गए हैं, ये जो नाम आपको हाईलाइट हो रहे, बेसिकली ये हमारे कौन से दार्शनिक हैं? भारतीय दार्शनिक हैं। ठीक है, अब भारतीय दार्शनिक भी यहाँ पर कुछ कैटेगरी में बटे हुए हैं। इसमें कुछ प्राचीन इतिहास के दार्शनिक हैं, कुछ मध्यकालीन इतिहास के दार्शनिक हैं और कुछ हमारे आधुनिक भारतीय इतिहास के क्या है? दार्शनिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पर महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकर और चारवाक, ये जो बेसिकली आपको नाम दिखाई दे रहे हैं थिंकर्स के, ये कैसे थिंकर्स हैं हमारे? ये हमारे प्राचीन भारत के क्या हैं? थिंकर्स हैं। क्लियर हो गया है? इसके बाद हम यदि बात करें यहाँ पर जैसे गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, तो ये जो हमारे थिंकर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे मध्यकालीन भारत के क्या होते हैं? थिंकर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
ठीक है। तो ये जो हमारे यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर राधा कृष्णन तक के जो थिंकर्स हैं, ये कैसे हैं? आधुनिक भारतीय इतिहास के क्या हैं? थिंकर्स हैं। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो सावित्रीबाई फुले, ये जो नाम आपको दिखाई दे रहा, बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जितने ये हमारे लगभग 17 थिंकर्स दिए गए हैं, यूनिट पहले यूनिट में कितने थिंकर्स दिए गए हैं? लगभग 17 थिंकर्स दिए गए हैं। और इस 17 थिंकर्स में से एकमात्र महिला थिंकर्स कौन है? उनका नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले है। क्लियर हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है, चूंकि ये एकमात्र महिला थिंकर हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता क्या हो जाती है? यूनिट 1 के लिए बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सावित्रीबाई फुले को बहुत अच्छे से तैयार करना है, और मैं भी आपको बहुत बेहतर तरीके से एक दैनिक जीवन के एग्जाम्पल से जोड़ के इनके जो कंसेप्ट हैं, इनका जो विचार है, इन्होंने क्या थॉट दिया हुआ है, समाज के बारे में कौन कौन सी बातें बताई हुई हैं, उसको हम क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर हो गया है। तो ये हमारा क्या हो गया है? यूनिट 1 हो गया है। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यूनिट 1 हमारे में क्या है? शामिल है, थिंकर्स को रखा हुआ है, और लगभग हमें यहां पर 17 थिंकर्स को पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। इसके बाद हम जब यहां से आगे चलते हैं तो अब हम इकाई 2 पर बात कर लेते हैं। ये जो इकाई 2 है, बेसिकली इकाई 2 में यहां पर कुछ बेसिक जो हमारे बुनियादी अवधारणाएं होती हैं, जो हमारा पेपर है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और क्या है? लोक प्रशासन। ठीक है। तो यहां पर जो मनोवृत्ति जैसे यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये जो मनोवृत्ति वाला टॉपिक है या जो अभिक्षमता वाला टॉपिक है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत ये टॉपिक शामिल किया जाता है। ठीक है। अब यहां पर जैसे यहां पर लिखा हुआ है मनोवृत्ति, अब हम यहां पर मनोवृत्ति में क्या क्या पढ़ेंगे कि आखिर मनोवृत्ति की विषय वस्तु क्या होती है, मनोवृत्ति में कौन से तत्व शामिल होते हैं। ठीक है। और मनोवृत्ति के यहां पर हमें क्या पढ़ना पड़ेंगे? प्रकार क्या होते हैं। ठीक है। इसके बाद मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। इसका जो क्या मैकेनिज्म होता है। इसके बाद हमें यहां पर देखना होगा मनोवृत्ति परिवर्तन। ठीक है। अगर हमें किसी व्यक्ति की मनोवृत्ति को बदलना है तो मनोवृत्ति बदलने के लिए कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उसका अध्ययन जो हमें करना होगा वो कहां करना है? यहां पर करना है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक लिखा हुआ है प्रबोधन संप्रेषण। क्या लिखा हुआ है? प्रबोधन संप्रेषण। अब प्रबोधन संप्रेषण का मतलब यह होता है किसी सामने वाले व्यक्ति की योजनाबद्ध तरीके से मनोवृत्ति को बदलना क्या कहलाता है? प्रबोधन संप्रेषण कहलाता है। तो हम यहां पर देखेंगे कि आखिर हमें किसी व्यक्ति की योजनाबद्ध तरीके से मनोवृत्ति को बदलना है तो हम किस तरह से बदलेंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, वो हमें कहां पर समझना होगा? प्रबोधन संप्रेषण के अंतर्गत समझना होगा। इसके बाद हमें यहां पर पूर्वाग्रह को देखना है, पूर्वाग्रह तथा विभेद को देखना है। ठीक है। पूर्वाग्रह आपने देखा होगा, जैसे कुछ लोग मानते हैं कि भिन्न मुरैना के लोग तेज होते हैं। ठीक है। हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली ये पूर्वाग्रह तथा जो विभेद है, इस टॉपिक का अध्ययन हम कहां पर करेंगे? यहां पर बहुत गहनता से करेंगे। ठीक है। इसके बाद हम यहां समझेंगे भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। ठीक है। तो हमें यहां पर देखना होगा कि भारतीय कंटेक्स्ट में कौन कौन सी रूढ़ियां विद्यमान हैं, उन रूढ़ियों का क्या कारण है, क्यों निर्मित हुई हैं। ठीक है। और हमारे वर्तमान कंटेक्स्ट में यदि हम देखा जाए तो उन रूढ़ियों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी जानकारी हम कहां समझेंगे? इस टॉपिक के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चले आगे हम लोग। अब इसके बाद हम देखते हैं इकाई 2 के अंतर्गत ही हमारा एक दूसरा टॉपिक शामिल है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं। ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं। तो यहां पर बेसिकली हम समझेंगे कि अभिक्षमता क्या होती है। ठीक है। अभिक्षमता को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। तो अभिक्षमता क्या होती है, इसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं। ठीक है। मतलब लोक सेवा के कंटेक्स्ट में आधारभूत योग्यताएं कौन सी होती हैं, एबिलिटीज कौन सी होती हैं। ठीक है। उसके बारे में अध्ययन हमें कहां पे करना होगा? यहां पर करना होगा। ठीक है। इसके साथ ही साथ यहां पर कुछ मूल्यों को शामिल किया हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है सत्यनिष्ठा। ठीक है। तो यहां हम समझेंगे सत्यनिष्ठा क्या होता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ निष्पक्षता। इसके बाद यह हमारा लिखा हुआ असमर्थवादी वस्तुनिष्ठता और लोक सेवा के प्रति समर्पण। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला टाइटल लिखा हुआ है समानुभूति, सहिष्णुता,
कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना एवं करुणा। तो ये जो बेसिकली यहाँ से जो हमारे टॉपिक आरंभ हुए हैं सत्यनिष्ठा से, ये बेसिकली हमारे क्या है, मूल्य होते हैं। ठीक है, किसी भी लोक सेवक जो होता है निश्चित तौर पर लोक सेवक के अंदर क्या होना चाहिए, इन मूल्यों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि जब लोक सेवक के अंदर सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, समर्पण, सहानुभूति, समानुभूति इत्यादि गुण शामिल होते हैं या मूल्य शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पर जो भी लोक सेवक होता है वो अपने कार्यों के प्रति क्या करता है, बहुत बेहतर तरीके से उसका क्या कर पाता है, क्रियान्वयन कर पाता है। ठीक है, और निश्चित तौर पर जब उसके अंदर कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, करुणा होगी तो उससे लोगों का जुड़ाव क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और आमतौर पर यदि लोक सेवक में इन मूल्यों का समावेश होता है तो इस तरह के लोक सेवक क्या होते हैं, हमारे समाज के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, और उदाहरण बन जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं और अगले यूनिट को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगली यूनिट में कौन से टॉपिक को शामिल किया हुआ है, इसके बाद हम देखते हैं। ये अभी हमारी यूनिट 2 ही है और इसमें हमारा अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है। यूनिट 2 के अंतर्गत यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संवेगिक बुद्धि। ठीक है, संवेगिक बुद्धि को बेसिकली हम यहाँ पर इमोशनली इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं अंग्रेजी भाषा में, और आपने शायद इस शब्द को सुना भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझना होगा संवेगिक बुद्धि क्या होती है और संवेगिक बुद्धि की अवधारणा क्या होती है, और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रशासन शासन में इसकी उपयोगिता एवं अनुप्रयोग। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो संवेगिक बुद्धि होती है इसको हम भावात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है, यहां पर जो सांवेगिक बुद्धि लिखा हुआ है, सांवेगिक बुद्धि को हम यहां पर भावात्मक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये जो भावात्मक बुद्धि होती है, आखिर ये भावात्मक बुद्धि क्या होती है, सबसे पहले हमें यही समझना होगा। ये लिखा है अवधारणा, तो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहूं तो भावात्मक बुद्धि या सांवेगिक बुद्धि का मतलब यह होता है कि हमारे अंदर जो संवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर संवेग उत्पन्न होते हैं उनको मैनेज करने का जो आपके पास मैकेनिज्म होता है, उसका जो नाम होता है वो क्या होता है, सांवेगिक बुद्धि होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा आपको कई बार क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो क्रोध आ जाता है, ये बहुत स्वाभाविक सी बात है क्योंकि आप भी एक मानवीय प्राणी हैं। ठीक है, लेकिन मुद्दा यह है कि जब आपको क्रोध आता है तो उस क्रोध का इस्तेमाल आपको किस जगह पर, कितनी मात्रा में और सही समय पर करना आना चाहिए। ठीक है, इसको बेसिकली हम क्या करते हैं, भावात्मक बुद्धि के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया है, यहां पर कोई डाउट तो नहीं है। आपने आमतौर पर देखा होगा, अभी वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो आमतौर पे अभी बहुत सारे मामले तलाक के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, जैसे आपने एक बहुचर्चित जो IAS जोड़ा था टीना दाबी और अतहर आमिर का, उनके बीच में भी क्या हुआ था, तलाक हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वहां पर भावात्मक बुद्धि वाला जो हमारा पॉइंट है, डेफिनेटली वहां पर यह हाईलाइट होता है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के संवेगों को, एक दूसरे के भाव को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाया होगा। ऐसी हम क्या करते हैं, मतलब ऐसी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के भाव को उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाए हों। तो निश्चित तौर पर वहां पर यह संभावना व्यक्त की जाती है, या हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वहां पर उनका जो तलाक का जो एक कारण हो सकता है, उसमें से एक कारण क्या हो सकता है, भावात्मक बुद्धि भी हो सकता है। क्लियर हो गया है। इसके बाद यहां पर लिखा हुआ है व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्या लिखा हुआ है, एक ये हमारा नया टॉपिक बेसिकली ऐड हुआ है जिसका नाम क्या है, व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा इस धरती पर किसी भी व्यक्ति को यदि हम देखते हैं, किसी भी दो व्यक्तियों को यदि हम देखेंगे तो दो व्यक्ति, ठीक है, किसी भी दो व्यक्तियों को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, असमानताएं होती हैं। ठीक है, इस धरती पर हमने देखा हुआ है कि यदि हम भी किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं तो निश्चित तौर पर हमें भी क्या होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। अब ये हमारी भिन्नताएं रंग के आधार पर, आकार के आधार पर हो सकती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका निर्माण क्या होता है, इसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, ये सारा अध्ययन हम कहां पर करेंगे, ये व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत करेंगे। और आपको ध्यान रखना है, अभी ये बेसिकली हमारे सिलेबस जब चेंज हुआ था तो ये हमारा नया टॉपिक ऐड हुआ है। क्लियर हो गया है। अब हम यहां से आगे चलते हैं। अब ये हमारा यूनिट 3 आ गया है और यूनिट 3 के अंतर्गत किन टॉपिक को शामिल किया हुआ है,
ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है मानवीय आवश्यकताएं। क्या लिखा हुआ है? मानवीय आवश्यकताएं एवं अभिप्रेरणा। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक दिए गए हैं मानवीय आवश्यकता और अभिप्रेरणा के अंतर्गत। कौन कौन से टॉपिक हैं उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण एवं मूल्य। तो हमें यहाँ पर क्या पढ़ना होगा? लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण क्या होता है, ठीक है। नैतिक सद्गुण के पीछे हम ये बात को भी समझेंगे कि इसका जब नैतिक सद्गुण किसी लोक सेवक में या किसी व्यक्ति में शामिल होता है तो इसकी क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। ग्राउंड लेवल पर इसका क्या फायदा मिलता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मूल्य लिखा हुआ है, तो मूल्य क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे। इसके बाद यहां से हम आगे चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है प्रशासन में नैतिक तत्व, ठीक है। तो यहां पर हमें ये जो टॉपिक दिया गया है सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नैतिक तर्क, नैतिक दुविधा, नैतिक मार्गदर्शन, और इसके बाद हम जैसे कि देख पा रहे हैं यहां पर लिखा हुआ है नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा, लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता और शासन में उच्च मूल्यों का पालन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या लिखे हुए हैं? लोक प्रशासन में नैतिक सद्गुण हैं और ये क्या है? हमारी मूल्य हैं, ठीक है। इनमें नैतिक सद्गुण और मूल्यों में कौन कौन से चीजों को शामिल किया हुआ है? प्रशासन में नैतिक तत्व कौन कौन से होंगे? सत्यनिष्ठा। तो अब हमें यहां पर समझना पड़ेगा कि ये सत्यनिष्ठा क्या होता है, ठीक है। यदि सत्यनिष्ठा का अभाव होता है किसी लोक सेवक में तो इससे क्या नुकसान होता है समाज के लिए, ठीक है। यहाँ पर उत्तरदायित्व क्या होता है, पारदर्शिता की क्या उपयोगिता होती है, ठीक है। एक लोक प्रशासन में पारदर्शिता की क्या भूमिका होती है, शासन प्रशासन में क्या भूमिका होती है, ठीक है। ये सारा मैकेनिज्म हम कहाँ समझेंगे? यहाँ पर समझेंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर नैतिक तर्क एवं नैतिक दुविधा को समझना होगा, ठीक है। अब यहाँ नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहूँ कि जैसे आप एक एसडीएम हैं और एसडीएम के तौर पर एक आप अपने इन्वेस्टिगेशन के रूप में आप जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 60 साल है और वो रोड के किनारे अपना जीवन यापन कर रही है, चने बेच रही है या मूंगफली बेच रही है, और आपको आदेश मिलता है कि ये अतिक्रमण क्षेत्र में आता है और आपको जो महिला है उसकी जो दुकान है उसको क्या करने की आपको छूट दी गई है या परमिशन दी गई है कि आप उसको किसी दूसरी जगह उसकी दुकान को शिफ्ट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ नैतिक तर्क हाईलाइट होते हैं, आपके सामने नैतिक दुविधा भी हाईलाइट होती है, ठीक है ना। क्योंकि महिला की उम्र कितनी है? 60 साल है, और महिला की उम्र 60 साल है, उसकी वहाँ पर 10 से 20 साल से वहाँ पर दुकान है, ठीक है। अब चूंकि वहाँ पर उसके जो कस्टमर होते हैं वो भी वहाँ पर लगभग वो जम चुके हैं, उसकी जो दुकानदारी है वहाँ पर बहुत अच्छे से चल रही है। लेकिन अब चूंकि आपको पता चलता है और आपको ऊपर से निर्देश मिले हुए हैं कि ये अतिक्रमण क्षेत्र में है और आपको हटाना ही पड़ेगा, तो अब यहाँ पर आपके सामने नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है कि यदि उस महिला की जो वृद्ध है उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, 60 साल है, ठीक है ना, और उसके चलते ही जो उसने दुकान रखी हुई है उस पर ही पूरा परिवार टिका हुआ है, भरण पोषण का काम उसी दुकान से ही चल रहा है, तो आपके सामने ये नैतिक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि अब आपको ये दुकान को यहीं बनी रहना देना है, ठीक है, या फिर अतिक्रमण क्षेत्र में चूंकि आपको निर्देश मिला हुआ है तो आप उस दुकान को यहां से लेके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नैतिक दुविधा आपके सामने आ जाती है। अब जब नैतिक दुविधा आपके सामने आ जाती है तो फिर आपको नैतिक तर्क निकालना पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर यहां पर जब आपके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता है निर्णय लेने के लिए, तो फिर वहां पर हमें मार्गदर्शन के रूप में, नैतिक मार्गदर्शन के रूप में हमें कहां जाना पड़ता है? अंतरात्मा पर जाना पड़ता है, ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ कि नैतिक मार्गदर्शन के रूप में हम किसको सुनते हैं? फिर अंतरात्मा की आवाज, मतलब अंतरात्मा हमारी क्या बोलती है, अंतिम निर्णय हमारा उस पर टिका होता है। क्लियर हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या लिखा हो? लोक सेवक हेतु आचरण संहिता। आचरण संहिता जैसे कि आप जानते हो कि जैसे अभी चुनाव आया हुआ है तो चुनाव में भी क्या लगी हुई है? आचरण संहिता लगी हुई है, पर ये चुनाव के कंटेक्स्ट में लगी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार लोक सेवकों के लिए भी क्या होती है? कुछ आचरण संहिताएं होती हैं, ठीक है। लोक सेवक में जैसे आपका डिप्टी कलेक्टर हो सकता है, डीएसपी हो सकता है, कलेक्टर हो सकता है, उनकी भी क्या होती हैं? कुछ आचरण संहिताएं होती हैं, ठीक है। तो उनका क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यूज होती है, उसका क्या मूल्य होता है, उसकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। इसके बारे में हम कहां पर अध्ययन करेंगे? यहां पर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है? शासन में उच्च मूल्यों का पालन,
ठीक है। जो भी हमारे उच्च मूल्य होते हैं, चाहे वो आपका सत्यनिष्ठा हो, पारदर्शिता हो, ठीक है ना, ये जो हमारे मूल्य होते हैं, इस शासन में उच्च मूल्यों का पालन, मतलब हमें शासन में उच्च मूल्यों का पालन हम कैसे करेंगे, और शासन में जब उच्च मूल्यों का पालन किया जाता है तो शासन में उच्च मूल्यों के पालन से क्या फायदे होते हैं, ठीक है, हमारे समाज में क्या परिवर्तन आता है, ठीक है, शासन प्रशासन में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हम कहां पर अध्ययन करेंगे, शासन में उच्च मूल्यों का पालन के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा इकाई हो गया है, इकाई 3 हो गया है। इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं और अगली इकाई है जो हमारी इकाई 4। इकाई 4 के बारे में हम समझ लेते हैं कि इसमें आखिर कौन से टॉपिक को शामिल किया हुआ है। आप यहां देख पा रहे हैं कि इकाई 4 में यहां पर कौन सा टॉपिक शामिल है, भ्रष्टाचार, ठीक है। अब ये भ्रष्टाचार टॉपिक के अंतर्गत भी कई सारे टॉपिक को शामिल किया हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ भ्रष्टाचार के प्रकार, ठीक है। तो यहां हम समझेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा हुआ है, भ्रष्टाचार हम शब्द सुनते हैं, फिर हमें यहां पर समझना है कि भ्रष्टाचार के अंतर्गत कुछ प्रकार भी होते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना है, भ्रष्टाचार के प्रकारों का क्या करना है, अध्ययन करना है। भ्रष्टाचार के कारण क्या है, आपने देखा हुआ है कि हम अपने भारत राष्ट्र में यदि हम देखते हैं तो आए दिन हमें भ्रष्टाचार के मामले न्यूज के माध्यम से सुनाई देते हैं। तो उनके पीछे क्या कारण होते हैं, मतलब क्या मुख्य वजह होती है, उसको हमें समझना होगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर भ्रष्टाचार का प्रभाव, इसके बाद हमें देखना है भ्रष्टाचार का प्रभाव, ठीक है। जैसे हमने देखा है कि हमारे राष्ट्र में बहुत सारे जो लोक सेवक हैं, निश्चित तौर पर उनके माध्यम से भ्रष्टाचार की बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, शासन प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारा मैकेनिज्म हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलते हैं। इसमें अगला जो हमारा टॉपिक लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार को अल्पतम करने के उपाय, क्या लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार को कम करने के क्या उपाय होते हैं, ठीक है। अभी हमने इसके पहले क्या देखा हुआ था, भ्रष्टाचार के प्रकार, कारण और उसका प्रभाव। अब हमें क्या करना है कि भ्रष्टाचार को कम करना है, और कम करने के लिए कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं, उनका अध्ययन हमें कहां पर करना है, यहां पर करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम समाज का अध्ययन करेंगे, किसके कंटेक्स्ट में, भ्रष्टाचार के कंटेक्स्ट में हमें यहां पर समाज का अध्ययन करना होगा। इसके बाद सूचना तंत्र, सूचना तंत्र क्या होता है, इसका भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे भ्रष्टाचार टॉपिक लिखा हुआ है, तो भ्रष्टाचार टॉपिक में सूचना तंत्र की क्या भूमिका होती है, क्या रोल होता है, क्या उपयोगिता होती है, ये सारा कंसेप्ट हम कहाँ समझेंगे, यहाँ पर समझेंगे। इसके बाद भ्रष्टाचार के कंटेक्स्ट में ही हमें परिवार एवं विसल ब्लोअर की भूमिका का भी हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, ठीक है। मतलब जो सूचना तंत्र होता है, परिवार होता है, विसल ब्लोअर होता है, क्या इनकी भी कोई भूमिका होती है भ्रष्टाचार के कंटेक्स्ट में, ठीक है। तो हमें यहां पर समझना होगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। यहां पर अगला टॉपिक लिखा हुआ भ्रष्टाचार पर राष्ट्र संघ की घोषणा। इसका मतलब यह हुआ यूनाइटेड नेशन की भ्रष्टाचार के संदर्भ में क्या घोषणा है, उसका डिटेल से अध्ययन हम कहां करेंगे, यहां पर करेंगे। क्लियर हो गया है। इसके बाद हम यहां से आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार का मापन, ठीक है। अब अभी इसके पहले हमने भ्रष्टाचार के बारे में सारी चीजें देख ली हैं, अब हमें यहां समझना है कि भ्रष्टाचार का मापन हम कैसे करते हैं, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है भ्रष्टाचार के बारे में, उसका क्या मेजरमेंट होता है, ठीक है, क्या पैरामीटर्स होते हैं, तो यहां पर हमें क्या समझना होगा, भ्रष्टाचार का मापन। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, इसको हम समझेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या होता है, बेसिकली ये एक भ्रष्टाचार रोकने के लिए क्या होती है, एजेंसी होती है, ठीक है। इस एजेंसी का काम क्या होता है, ये जो एजेंसी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके काम करने का क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। और इसके बाद अंतिम रूप से भ्रष्टाचार में हमारा 2 टॉपिक और जुड़े हुए हैं, लोकपाल और लोकायुक्त, ठीक है। तो यहां हमें समझना होगा लोकपाल क्या होता है, लोकायुक्त क्या होता है। भ्रष्टाचार के कंटेक्स्ट में ही हमें देखना है कि लोकपाल की क्या भूमिका होती है, क्या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकायुक्त और लोकपाल प्रभावी हैं, ठीक है। हमें वर्तमान संदर्भ में भी देखना होगा कि लोकायुक्त और लोकपाल भ्रष्टाचार को क्या कम करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो प्रासंगिक हैं या प्रभावी हैं, ठीक है। तो ये सारा मैकेनिज्म हमें कहाँ अध्ययन करना है, हम भ्रष्टाचार टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे हमारा यहां पर यूनिट 5 लिखा हुआ है।
यूनिट 5 को हम समझ लेते हैं। यूनिट 5 लिखा हुआ है, यूनिट 5 में क्या लिखा हुआ है, केस स्टडीज, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है पाठ्यक्रम में सम्मिलित विषय वस्तु पर आधारित क्या होंगी, केस स्टडी होंगी, ठीक है। केस स्टडी को बेसिकली सरल भाषा में आप ऐसे समझो कि ये जो आपने इसके पहले जो अभी टॉपिक पढ़े हुए थे बेसिकली उसका क्या है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब यहां पर जो आपकी केस स्टडी भी होती है बेसिकली आमतौर पर लोक प्रशासन और मनोविज्ञान, ठीक है। यहां ध्यान रखना है जो आपकी केस स्टडीज होती है बेसिकली ये मनोविज्ञान, किस पर, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन पर ही आधारित होती है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि लोक प्रशासन जो आपका टॉपिक जुड़ा हुआ है उसका जो यदि आपने बहुत अच्छे से अध्ययन किया, ठीक है, और मनोविज्ञान वाले जो यहाँ पर टॉपिक शामिल किए गए हैं हमारे इस पेपर के अंतर्गत, यदि आप इन दोनों टॉपिक्स को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर केस स्टडी को सॉल्व करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बेहद आसान काम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको, ठीक है। कोई भी डाउट आता है तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि सर हमें ये बात समझ में नहीं आई हुई है। निश्चित ही मैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।